दक्षिण भारत में कंट्रोल को दक्कन बोला गया, तो वो नहीं थी ऐसा। अगला ईरानी और दुर्रानी, देखो अब भी मिल गया तुमको। ईरानी और दुर्रानी साम्राज्य के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने में योगदान दिया। ठीक है, अब ये ईरानी और दुर्रानी क्या है, नया वर्ड कोई जानता है? ईरानी और दुर्रानी क्या है? ईरान की रानी और दुर्गे की रानी। ये हो गया, देखो ये पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया ईरान। ईरान को फारस बोलते थे, तो मैं इसको ईरानी बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये जस्ट ऊपर पड़ेगा आपका पाकिस्तान को छोड़ दो ना, वो तो इंडिया का पार्ट कहलाएगा फिलहाल। ये वाला एरिया है अफगानों का, अफगान और ईरान, ठीक है। तो मैंने जस्ट बताया कि वो क्या रहा था, औरंगजेब सोच रहा था कि यार मैं यहाँ से यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लूं अपनी राजधानी, ठीक है। लेकिन ना ईरानी लोग भी यहाँ पर अटैक कर रहे थे और दुर्रानी जो थे वो भी अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर ये डिस्टर्ब रहेगा और यहाँ पे चीजें हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्टर आएगा कि अफगानों का शासन ना यहाँ पर भी था, ठीक है। इसकी स्टोरी में मिडिवल इंडिया में अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, फिलहाल में बस ध्यान रखना अफगानों का कंट्रोल इस एरिया में रहेगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे इन लोग अटैक कर रहे हैं, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है। हम सोचते हैं कि राजा महाराजा बहुत बोलना चाहिए कि खुशी खुशी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। एक बात ध्यान रखो, आप यदि भविष्य में ऑफिसर भी बनते हो ना, तो आप लोग ऑफिसर बनोगे, अच्छी बात है, अपनी समाज की प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा वगैरह सब है, पर जिस लेवल की जिम्मेदारी आप पे आएगी ना, उस समय आपको समझ आएगा। यदि मान लो आप लोग को अभी राष्ट्रपति बना दिया जाए, या फिर सिंपल सी बात है पावरफुल पोस्ट देते प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो क्या आप संभाल पाओगे? संभाल सकते हो ना भाई, थोड़ा काबिल तो बनो। ऐसा थोड़ी बोल रहे कि तुम लोग इसलिए नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या थी, जिम्मेदारियां बहुत थी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बुरा हाल था हुमायूं का। हुमायूं जैसे ही राजगद्दी पे बैठा, उस पर अटैक हो गया, ठीक है, उसको अपनी सत्ता को छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो ये फिर काफी एंगल आते हैं। ईरानी और दुर्रानी का मैटर ध्यान रखना, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। ईरानी अवध वाले एरिया में थे शहादत खां और बुरहान उल मुल्क, है ना, ये मिडिल वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अवध में, अवध यानी कि वो लखनऊ, अवध कहाँ पे एरिया आएगा, लखनऊ यूपी वाला एरिया, ठीक। क्या हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, अवध में शहादत खां और बुरहान मुल्क होगा, ये लोग अपना स्थापित करेंगे ईरानी शासन। और दुर्रानी का भी मैटर आएगा, जो हम देखेंगे दक्षिण भारत में उनका कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक। फिर आएगा निरंतर युद्ध, कृषि में विकास की गति का स्थिर होना और व्यापार और उद्योग का हाश आर्थिक पतन का कारण बना। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, निरंतर युद्ध, लगातार युद्ध रहेगी तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। कृषि का विकास की गति में स्थिर होना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है। क्यों? क्योंकि जिस समय आपका मुगल साम्राज्य चल रहा है, उस समय कृषि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हर जगह क्या हो रहा है, युद्ध होने के कारण जो वहां के लोग हैं या तो सेना में चल जा रहे हैं, या फिर वहां पर उस तरह की कुछ नया इनोवेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। उस पर कृषि में ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, अनाज उत्पादन की फर्क पड़ेगा, उससे जो बिक्री होगी, व्यापार होगा, उससे मैटर आएगा, ठीक है। और व्यापार और उद्योगों में हाश आर्थिक पतन का कारण बना। जिस देश में ज्यादा युद्ध चलते हैं, ज्यादा आय स्थिरता होती है, उस देश का विकास थोड़ा सा धीरा होता है, ठीक। ये इंडिया पे भी लागू होता है। इंडिया को यदि सुपर पावर बनना है, विकसित बनना है, तो अपने देश में स्थिरता लानी पड़ेगी। आप सोचिए, देखो कि बहुत सारी बाहर की कंपनियां, कल की आर्टिकल है मेरे ख्याल से कि बाहर की कंपनियां, इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट है, पर यहाँ छोड़कर बांग्लादेश जा रही है, वियतनाम जा रही है, जबकि सस्ता लेबर हमारे पास भी है। हमारे देश में ना स्थिरता अच्छी नहीं बन रही। हमारे देश में आपस में लोग बहुत लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में पॉलिटिक्स में भी कुछ अच्छा खासा समन्वय नहीं है, हम युद्ध की संभावना से घिरे रहते हैं। तो जब तक देश में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो काम कैसे बनेगा। हम लोग मेन मुद्दे को छोड़कर सांप्रदायिक मुद्दे में, फिर हम सुरक्षा के मुद्दे पर, अभी देखो बांग्लादेश के साथ एक नया फ्रंट खोलने के चक्कर है, वहां पर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ रही, वहां के रिटायर्ड फौजी बोल रहे हैं बांग्लादेश के कि यार हम तैयार नहीं युद्ध से। हमने युद्ध की बात करी नहीं, तो वहां पे ऐसी जब सेंटिमेंट्स होगा, कोई भी देश में स्थिरता आएगी तब जाके तो काम बनेगा। हमारे यहाँ लेबर लॉ अच्छे नहीं है ना, कल फायर सेफ्टी पे आया, ठीक है, फायर सेफ्टी वाला देखे आप लोगों ने, जिनने नहीं देखे देख लेना, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स ना आपको पढ़ाई में तभी कनेक्ट हो पाएंगे क्योंकि चीजें आपको लिंक होंगी, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं यूरोपियन शक्ति का आगमन, जिन्होंने भारत में व्याप्त दशाओं का लाभ उठाया, जो कि मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया, ठीक है। अब आप सोचिए, देखो एक
एग्जाम्पल, कल का वाला एग्जाम्पल, ये हैदराबाद, हैदराबाद में क्या हो रहा है, नवाब के दो लड़कों के बीच उत्तराधिकार की बात चल रही है। ठीक, तुम लोग क्या गुटर कर रहे हो पीछे अलग ही, इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या होगा, नवाब जो होगा उसमें उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक अंग्रेज का साथ ले लेगा, एक फ्रांस का साथ ले लेगा। अब इनको तो ये होना था ना, एक मुगल का साथ ले लेगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक जीत जाएगा। अब इन लोग की वजह से ये और ज्यादा टूट रहे, समझ आ रही बात। तो यहाँ पर यूरोपियंस के आने की वजह से और टकराव पैदा हो गया ना। यदि ये नहीं रहते और मुगल्स मजबूत होते और इन लोग मुगल से बात मानते, जबकि हैदराबाद का निजाम में मुस्लिम्स आ सकता है और मुगल्स में मुस्लिम्स आ सकते हैं, तो दोनों के बीच विवाद का कारण उतना होना नहीं था, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस टूट गई ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक, तो यहाँ पर एक कारण यूरोपियंस के आने से भी होगा। बात आई समझ में? चलिए, तो ये हमने समझा। यदि आपको क्वेश्चन आता है कि मुगल्स के पतन के क्या कारण थे, प्रीलिम्स में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में या मेंस में लिखने में आता है, तो आप इसको आप बताने में काफी कुछ तक सक्षम होंगे। हाँ, आप जितना बढ़िया पढ़ेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा एक एंगल लेते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन की आंतरिक कमजोरी और बाहरी चुनौती के कारण क्या थे? हाँ, ये तो हमने देखा कि पतन क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे उसको समझते हैं। औरंगजेब की जिम्मेदारी, धार्मिक और दक्कन नीति हमने समझ चुका है। ठीक है, उसके बाद कमजोर उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी आप समझ गए ना कि कमजोर उत्तराधिकारी थे, उसके वंशज कमजोर थे, या फिर इनके गवर्नर थे आपस में फूट चल रही। ठीक है, जैसे कि एक गवर्नर ने सत्ता हथियाने की कोशिश करी तो आपसी फूट है, कोई भी सत्ता हथियाने कर रहा है तो कमजोरी आएगी। उत्तराधिकार की लड़ाई हमने समझ चुका उस एंगल को। उत्तराधिकार के स्पष्ट और सुनिश्चित नियम का अभाव, उसको भी समझ लिया हमने। मुगल सेना और कुलीन वर्ग का क्षय होना, दैट्स अ इंपॉर्टेंट वन, और इसको हम लोग ना वर्ल्ड हिस्ट्री से कंसेप्ट से देखेंगे। कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है? उच्च वर्ग, उच्च मतलब उच्च कुल के, यानी कि हाई कास्ट। और बताएं, कुलीन वर्ग, ये वर्ड का मतलब क्या है? कुलीन वर्ग, मुगल सेना तो समझ आ गया, कुलीन वर्ग क्या है? इलाइट क्लास, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इलाइट। ये क्या मैटर है? दिमाग लगाओ भाई। फ्रांसीसी क्रांति याद करो, फ्रांसीसी क्रांति में क्या बताया? चलो, फ्यूडल लॉ, फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था। ठीक, और इसको हम बोल सकते हैं कुलीन वर्ग, और उसको बोल सकते हैं इलाइट क्लास। इनमें क्या डिफरेंस है या इनमें क्या समानता है? इनमें कुछ संबंध ऐसे वर्ड का मतलब ना होने से हम जो आसान सा कंसेप्ट उसे ही नहीं बता पाते, इसलिए वर्ड का मीनिंग समझ आना चाहिए। क्वेश्चन आपको कुलीन या उसमें सामंत या फ्यूडल या फिर इलाइट आ गया तो आप तो हो गए, जबकि आपको आंसर बहुत आसान है। इसको आप आसान शब्दों में बोल सकते हो अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, आसान शब्दों में, इसमें एकदम करेक्शन तो नहीं है। देख, ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये बादशाह है, बादशाह यानी कि किंग के मंत्री होंगे, मंत्री ले लो, मंत्री, या फिर अमीर वर्ग, मंत्री वगैरह अमीर वर्ग में आएगा, मंत्री जो होंगे अमीर वर्ग या रिच क्लास। ये रिच क्लास कहलाते हैं समाज में प्रतिष्ठा तो ऑलरेडी रहेगी। देखो यहाँ पर ना दो, यहाँ सेंस क्या है ये समझो। जो कुलीन वर्ग है ना, यहाँ पे देखो दो चीज हैं। आपको पता है कि बादशाह जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, पूरे एरिया पे कंट्रोल इकट्ठा अपना नहीं कर सकता, उसको हेल्प की जरूरत होगी पूरे देश में या फिर पूरे एरिया पर कैप्चर करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेगा, दो तरह की बात चली।
ठीक है, दो तरह का बोलना चाहिए मतभेद हुआ पावर को लेके। बादशाह अपने आप को सुप्रीम समझ रहा था और कुलीन वर्ग जो है अपने आप को क्या है पावरफुल समझ रहा था। सुप्रीम तो नहीं हो पाएगा पर पावरफुल तो हो पाएगा, कार्टर या फिर एक तरह का यूनियन बनाएगा। असल बात यह है कि बादशाहत जो थी वो बोलता था कि ये मेरे नियम चलेंगे, जबकि कुलीन वर्ग बोलता था कि यार हमारे द्वारा समर्थन में नियम चलेंगे। यानी दोनों चाह रहे थे कि बादशाह ये चाह रहा था कि मैं जो चाहूं वो, कुलीन वर्ग चाह रहा था कि हम जो चाहें उसके हिसाब से। तो यहाँ पर एक टकराव है, ठीक है, ये हम इसको एक अलग एंगल से देखेंगे। मिडिल क्लास बहुत मैटर करता है, ये तो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास बहुत मैटर करता है। हमारे देश में अभी सबसे ज्यादा गरीब हैं, सबसे ज्यादा अमीर हैं कि सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो होता है ना वो चीजों को बहुत चेंज करता है, हाँ? आप यदि अपर क्लास में जाओगे तो एक अलग ही वो बादशाह वाली बात आ जाएगी, ठीक है। एकदम लोअर में जाओगे तो बहुत ही बोलना चाहिए कि स्थिति को नीचे वाली बात आएगी। लेकिन मिडिल क्लास में एक अच्छी संभावना रहती है। तो हमारा देश मिडिल क्लास में आता है और मिडिल क्लास में काफी संभावनाएं हैं ऊपर जाने की। तो मिडिल क्लास के पास आप देखोगे मिडिल क्लास अच्छा प्रयास करेगा तो बहुत आगे जाएगा और बुरा प्रयास करेगा तो गरीबी रेखा पर नीचे आ जाएगा, गरीबी पे आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट बात आती है, मुगल सेना का क्षय हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं आ पा रहे हैं, एरिया का कैप्चर कमजोर हो पा रहा है, नेतृत्व भावना उतनी अच्छी नहीं है, मुगल प्रशासन का पावर अच्छा नहीं है, कुलीन वर्ग का क्षय हो रहा है, ठीक है। कुलीन वर्ग की वजह से क्या होता था, ज्यादा जन समर्थन मिल पाता था, ज्यादा कंट्रोल स्टैब्लिश हो पाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कुलीन वर्ग का क्षय। ये मेंस में स्पेशल क्वेश्चन आएगा, ये बात ध्यान रखना। इसको मैं थोड़ा सा मिडिवल इंडिया पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा कि कुलीन वर्ग का मुगल शासन पे क्या प्रभाव, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा समझ लेना, अभी बस समझ लो मोटे तौर पे जो कि समझने लायक चीज। फ्यूडल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति में जब तक मध्य वर्ग मजबूत नहीं हुआ तब तक फ्रांसीसी क्रांति नहीं हो पाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जहां जहां मिडिल क्लास रहेंगे वहां वहां क्या होगा, चीजें उतनी मजबूती से आएंगी, ठीक है। चलिए, दरबारी प्रतिस्पर्धा और शत्रुता, तो वही बात है, कुलीन वर्ग जो बात की ना अभी हमने, आपस में क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मान लो कि आप लोग क्या हो गए, इलाइट क्लास हो गए, कुलीन वर्ग हो गए, तो इनमें से ये वर्ग चाहेगा कि हम ज्यादा मजबूत हैं, हम ज्यादा मजबूत हैं, अपने अपने को ज्यादा बेहतर बताना। अमीरों का वर्ग है पर उसमें से अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाना और आपस में शत्रुता रखना। इसका एंगल में थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या था। मराठा चुनौती, ठीक है। मराठाओं ने मैंने कल ही बताया था सरदेश मुखी और चौथ, ठीक है। तो एक टैक्स कैसा था, उसने बोला था मुगल जो दावा कर रहे हैं असल में उनका नहीं है, ये हमारा है, तो हम यहाँ पर अटैक ना करें इसके लिए टैक्स तो यहाँ पर मराठाओं ने जबरदस्त चुनौती दी थी, ठीक है, नाक में दम कर दी थी मुगल प्रशासन की। तो मुगल प्रशासन से भिड़ने से पहले उसके कैंडिडेट, उसके वजीर पर इन्होंने अटैक किया। उसका वजीर कौन था, हैदराबाद का निजाम। तो हैदराबाद का निजाम एक बड़ी रियासत थी जो अच्छा खासा पैसा देता था मुगल को, तो इन्होंने मराठाओं ने हैदराबाद को बहुत तंग किया। आपने शायद वो खिलजी विलजी वाली कोई मूवी देखी होगी, तो उसमें वो कैप्चर करता है निजाम को, क्योंकि वो मुगल से मिलने जाना रहता है, यदि देखी हो तो, ठीक है। चलो कोई नहीं। आर्थिक संकट, जागीरदारी संकट, जागीरदारी बताओ, और ये तो बता रखी है जागीरदारी, अब मत बोलना ना बताएं। हमने जमींदारी, जागीरदारी का मतलब क्या है यहाँ पर, आर्थिक संकट तो जागीरदारी संकट। जागीरदारी का सेंस क्या होगा, टैक्स तो है पर जागीरदार मतलब क्या है। यदि मैं बोलूं कि जागीरदारी एक वर्ग, जागीरदार जो था एक पद का नाम था, ये एक तरह का व्यक्तित्व था, जमींदार है ये, जमींदार। पर ये जो जागीरदार है ना, जमींदार से थोड़ा ऊंचा है, ये हो गया जमींदार। मान लो जमींदार के पास 3 गांव, तो जागीरदार ना इससे बड़ा है, जागीरदार हेलो 10, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या आ रहा था, यहाँ पर एंगल ये आ रहा था कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लगा, यहाँ पर इनका अप्रोच कमजोर होने लगी, क्योंकि देखो यहाँ पर कुलीन वर्ग का था, तो कुलीन वर्ग की वजह से जागीरदारी प्रथा कमजोर होती जा रही, क्योंकि मुगल प्रशासन में क्या हुआ था, अब कमजोरी पैदा हो रही है, कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट नहीं है सही से, तो चीजें उतने अच्छे लेवल पे ध्यान नहीं दे पाई। तो ये चीज हमने देखा आर्थिक संकट। चलो मुगल राज व्यवस्था की प्रगति है ना, चीजें में खराबी आ गई तो उसकी प्रगति थोड़ी सी ठीक नहीं है।
फिर यूरोपियंस का आगमन देख चुके, विदेशी आक्रमण हमने देख लिए, फारस आ जाओ बदला। फिर क्या आ जाएगा आपका विदेशी आक्रमण, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, है ना। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, जब देश में उत्तराधिकार के लिए युद्ध रहेंगे या बाकी कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे तो देश भावना रहेगी नहीं। वंशानुगत निरंकुशता और केंद्रीकृत सरकार, है ना। वंशानुगत, वंशानुगत का मतलब हेरिडिटी, देखो यहाँ पर केंद्रीकृत शासन। ये बताओ हमारे देश में सेंट्रलाइजेशन है कि डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का मतलब यदि भारत की प्रेजेंट स्थिति की बात करें तो केंद्रीय शासन मजबूत है कि हमारा जो भारत के शासन का मॉडल है वो विकेंद्रीकरण। केंद्र का मतलब ये होता है कि कोई भी पावर जो है वो अंदर की ओर है, किसी एक व्यक्ति के हाथ पर आ रही है। एक व्यक्ति या फिर किसी खास एक जो सेंट्रल पावर है इंडिया में ऑल ओवर भारत सरकार में, जो मान लो कि केंद्र सरकार है, उसका यदि ज्यादा होल्ड है तो वो कहलाएगा केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। और यदि मान लो कि अलग अलग लोगों की पावर है तो उसको, जैसे स्टेट मजबूत है या फिर पंचायती राज ज्यादा मजबूत है, पंचायत वगैरह नगरपालिका वगैरह मजबूत है, तो उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण, हिंदी में विकेंद्रीकरण। और यहाँ पर इसको कहेंगे केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन। तो हमारे देश का मॉडल सेंट्रलाइज वाला है कि डिसेंट्रलाइज? डिसेंट्रलाइज वाला, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पंचायती राज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। पंचायत जिसमें नगरपालिका भी आ जाएगी और ग्राम पंचायत भी आ जाएगी, फिर उसके ऊपर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी। तो आप, ये हमारा मॉडल इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर काम करते हैं। लेकिन आप सोचिए, देखो कि फॉर एग्जांपल केंद्र सरकार डिसाइड करेगी यहाँ पर रोड बनेगी कि नहीं बनेगी, ये होगा कि नहीं होगा, तो आपको लगता है कि इतना फोकस हो पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर यही बात आएगी, मुगल प्रशासन का प्रॉब्लम क्या थी, मुगल प्रशासन केंद्रीकृत ज्यादा था, ठीक है, सेंट्रलाइज ज्यादा था, जबकि डिसेंट्रलाइज नहीं था। तो इसमें क्या होंगे, विद्रोह भड़कना स्वाभाविक था, ठीक। उसके बाद स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो हमें मिडिवल टाइम में, देखो आप लोग बोलोगे सर हम तो अंग्रेजों की बात कर रहे थे, अब यहाँ क्यों आ गए? 1760 के बाद से आधुनिक भारत बनता है। तो 1760 के बाद से, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से कैसे कैसे नए राज्यों का उभार हुआ वो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना आधुनिक भारत के अंतर्गत ही माना जाएगा, मिडिवल इंडिया का पार्ट नहीं है, ये आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, ठीक। चलिए देखिए, स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंडिया है, इंडिया में अलग अलग पावर उभर कर आ रही है क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल कमजोर हो गया, वैक्यूम हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे भाई? उत्तराधिकार का राज्य आएगा, ठीक है, क्योंकि अब देखो जैसे ही औरंगजेब खत्म होगा दूसरे राजा आएंगे तो छोटे छोटे ये जो राज्य हैं ये उभर के आने लगेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, नए राज्य उभर कर आएंगे, और नए राज्यों में अब बड़ी रियासत उभर कर आएंगी, जैसे हैदराबाद, बंगाल। यहाँ पर अंग्रेजों की बात है ही नहीं, यहाँ के देसी राजाओं की बात होगी, जो मुगल्स के वजीर रहे थे या फिर मुगल्स के जो विरोधी रहे थे, उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपना साम्राज्य स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे प्रमुख आएगा हैदराबाद। हैदराबाद की लोकेशन इंडिया में फॉर एग्जांपल ये लिखो, ठीक है, तो हैदराबाद आ जाएगा, फिर बंगाल आ जाएगा, फिर अवध ये वाला एरिया जाएगा, अवध, क्योंकि मुगल से कंट्रोल छूटा तो वहां के वजीर या वहां के जो लोकल हैं या उनके विरोधी उन्होंने अपना सत्ता किया है, ठीक है। चलो हैदराबाद के बारे में आता है। हैदराबाद की स्थापना किसने करी थी? निजाम उल मुल्क के द्वारा 1724 में की गई। 1707 में औरंगजेब, 1724 में हैदराबाद ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, तो उसी का एक वजीर था निजाम उल मुल्क। क्वेश्चन आता है हैदराबाद की स्थापना किसने करी थी? तो निजाम उल मुल्क ने 1724 में की। चलो इसने सैयद बंधु, जिसका सैयद बंधु किंग मेकर बोला गया है, ठीक है, सैयद बंधु को उन्होंने विनाश किया था, ठीक है। सैयद बंधु के बारे में एक चीज बताते हैं, मैंने आपको सैयद बंधु को किंग मेकर क्यों बोलते हैं इसको बताते हैं। ये क्वेश्चन आता है किंग मेकर इतिहास में किसे कहा गया है? तो सैयद बंधु को, ठीक है।
ये मैंने एक लिस्ट खोल ली जो मैंने आपको क्लास में बताई थी मुगल बादशाहों की, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से फर्रुख शाह, देखो ये बहादुर शाह जफर को मुअज्जम कहते थे, जहांगीर शाह को बोलते थे लंपट मूर्ख, और फर्रुख शाह को बोलते थे घड़े की। देखो फर्रुख शाह रफी उत मोहम्मद दराज इब्राहिम, है ना, इनका पूरा नाम लिखा हुआ है मैंने, आपको याद बात नहीं करना, ठीक है। क्या याद करना मैं बता दूंगा, बस चीजों को समझा रहा हूँ। तीन लोग के याद रखना है, फर्रुख शाह रफीक उत मोहम्मद दराज इब्राहिम, है ना, उपाधि जोड़ दिए, और है शाहजहां सेकंड जिसको रफीक दौलत बोलते हैं। ये तीन हो गए, है ना। और एक और ले लो मोहम्मद शाह, इसे रंगीला शासक बोलते थे, रोशन अख्तर। ये जो है फर्रुख शाह से लेके यहाँ तक, इन लोग को किसने बनाया? सैयद बंधु। ये कौन थे सैयद बंधु? ये एक सामंत थे, कुलीन थे, इलाइट था, ठीक है। तो ये पावरफुल इलाइट थे, एक बोलना चाहिए पावरफुल सामंती व्यवस्था के मजबूत। जैसे कि मान लो कि इस क्लास में सब लोग सामंत बैठे हैं, ये दो भाई लोग बैठे हैं, ये दो भाई जो होंगे इनका पूरा कंट्रोल होगा इस पर। और आपको मैंने बताया था कि जिस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे तो मुगल बादशाह किनकी हेल्प से शासन करते थे? इन इलाइट वर्ग से, सामंत व्यवस्था से करते थे। इन सामंत व्यवस्था जो चाहेगी मुगल बादशाह का प्रभाव उस पर रहे, तो इस पूरे जो सामंत व्यवस्था है या इलाइट क्लास है, इसका लीड कौन कर रहा है? ये दो कर रहे हैं। तो अब अगला बादशाह कौन बनेगा? ये दो डिसाइड कर रहे हैं, और ये दोनों भाई भाई, तो इनको बोलते हैं सैयद बंधु। तो सैयद बंधु को किंग मेकर कहा गया है, क्योंकि अगला बादशाह कौन होगा ये किस पे ज्यादा डिपेंड करता था? सैयद बंधु किसे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सैयद बंधु ने किन को बनाया भाई? तो फिर हम ये देखेंगे फर्रुख शाह, रफीक उद दौलत, और ये मुगल बादशाह है इंडिया के, ठीक है। और फिर शाहजहां सेकंड और मोहम्मद शाह। लास्ट में मोहम्मद शाह को ये बनाएंगे, लेकिन मोहम्मद शाह के फिर क्या होगा? मोहम्मद शाह को लगेगा कि यार ये मेरे पे ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर ये क्या करेगा? मरवाएगा, ठीक है। तो सैयद बंधु को मरवा दिया जाएगा, किंग मेकर को, ठीक है। सैयद बंधु का यानी कि कौन कौन दो थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, ये दो थे, इनको सैयद बंधु कहा गया। तो इनको ये मरवा देगा, और किसकी हेल्प से मरवाएगा? हैदराबाद का निजाम उल मुल्क, समझे? तो हैदराबाद का जो स्थापना करी 1734 में उसने किया। अब देखो 1724 में उसने किसको मरवाया? मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु को, और बदले में उसने क्या बोला? मुझे अपने क्षेत्र की खुद स्थापना करनी है। बात है समझ में? किसने? मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु को मरवाया क्योंकि उस पर ज्यादा लगाम कर रहे थे। इसको किसने मारा? निजाम उल मुल्क ने मारा, जो कि किंग मेकर थे। अब निजाम उल मुल्क ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो बदले में क्या बोलेगा? मैं हैदराबाद का वजीर तो हूँ, अब मुझे वहां का और अपने अधिकार चाहिए, तो वो हैदराबाद की स्थापना करेगा। बात है समझ में? और इसको इसकी हेल्प से करेगा मोहम्मद शाह, ठीक है, क्योंकि उसने एक काम ये उसका करवाया, तो वो अपना काम दूसरा कहीं और से निकालेगा, ठीक है। ये बात, तो ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सैयद बंधु और निजाम उल मुल्क के बारे में, पर ये उनका इतिहास में एक स्पेशल चेंजेस रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवीन राज्य, हाँ, इसको हम देखेंगे। नवीन राज्य कौन कौन से, यानी कि नए राज्य बनकर आए हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद हटने से बहुत भारी परिवर्तन हुए। उत्तराधिकार के बारे में देख लिया, हैदराबाद, बंगाल, अवध, और उसके बारे में देख लिया निजामुल के बारे में। अब नवीन राज्यों का उदय होगा, जैसे मराठा, सिख, जाट और अफगान, ठीक है। अब आएंगे मराठा, अब आएंगे शिवाजी। शिवाजी स्थापना करेंगे मराठा वंश की और चीजों को आगे ले जाएंगे, ठीक है। फिर सिख के फिर गुरु नानक जो थे एक संत थे, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था? उनके एक गुरु को क्या किया था? फांसी पे लटका दिया था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? चीजों को लेके एक सशस्त्र माध्यम के तौर पर लाया। तो फिर यहाँ पर सिख जो बड़े साम्राज्य के तौर पर उभरेगा। जाट, हरियाणा के जो जाट हैं, जाट कम्युनिटी जो है, जाटों का एक अलग इतिहास रहा है, तो जाट टक्कर देंगे इनको, ठीक है। अफगान जो पहले से एक मजबूत रास्ता सोच रहा था कि यहाँ पर आ जाए, उसका उभार हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में भी अफगानों का कंट्रोल था और ऊपर से भी अफगान आएंगे। तो यहाँ पर किस तरह से नए नए जो है पावर बन के उभरेंगे। तो जो पहले सिंगल पावर था, अब ये मल्टी पावर के रूप में उभरेगा, ठीक है। चलो
अगला देखते हैं स्वतंत्र राज्य में, अगर ये नवीन राज्य थे जो नए थे, और स्वतंत्र राज्य कैसे हो जाएंगे, जो पहले से मुगल्स के कंट्रोल में थे या उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, वो अपने आप को स्वतंत्र कर देंगे कि यार मुगल उगल अब हटाओ, अब हम अपना खुद राज्य बनेंगे अपने क्षेत्र में। तो उन राज्यों में कौन से थे, मैसूर। तो मैसूर पहले ब्राह्मणी या फिर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था, तो हैदर अली था अपने आप को स्वतंत्र करेगा, और हैदर अली के बाद फिर आप देखोगे टीपू, और जिसका बाद में अंग्रेजों से संघर्ष होने वाला है। फिर केरल में त्रावणकोर था, त्रावणकोर एक राज्य था, काफी लंबे समय से स्वतंत्र था, वो पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। और राजपूत राज्य, राजपूत राज्य ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद है। तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि औरंगजेब की धार्मिक नीति की वजह से जो राजपूतों का अकबर के समय से, औरंगजेब के पहले का है अकबर, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अकबर ने क्या किया था, राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे, लेकिन बाद में क्या होता है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण क्या होगा, इनमें विद्रोह हो जाएगा, राजपूत भी अपने आप को क्या करेंगे, स्वतंत्र घोषित करके छोटे छोटे राज्य रजवाड़े अपने आप को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो ये बात है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 18वीं शताब्दी की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति। तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ, पहले इसको डिस्कस करूँ। ये एनसीईआरटी के इनपुट्स हैं, इस बुक में भी नहीं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। हाँ, तो प्रीलिम्स में आपको ना इस तरह के शब्द आ जाते हैं। ठीक है, औरंग, ये क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इतिहास में औरंग जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें 4-5 अजीब अजीब ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक सही रहेगा। तो औरंग किस लिए लिया गया, यूरोपीय कंपनी के गोदाम, जिसे हम बोलते हैं ना गोदाम वगैरह है, तो औरंग का शब्द किस में यूज किया गया है, यूरोपीय कंपनी के गोदाम को औरंग कहा गया है। ठीक है, फिर आएगा बेनियान या बनियान या बनिया। ये वर्ड का क्या मतलब था इतिहास में, आधुनिक भारत में, तो उसका अर्थ था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट या व्यापारी। भारतीय एजेंट हम बोलते हैं ना, वो बनिया है, जैसे कि एक कम्युनिटी बना रखे हैं, व्यापारी वर्ग की बना रखे हैं, तो वो क्या है जो ठीक है, बात वो नहीं है, उसको किस सेंस में बोला जाता है। देखो, जो बनिया रहेगा या जिसको बोलेंगे व्यापारी, व्यापारी का काम क्या है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट है। ठीक है, तो एजेंट क्या करेगा, व्यापार के लिए काम करेगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे काम करेगा, यदि ईस्ट इंडिया, हाँ तो भाई कुछ और के लिए थोड़ी करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको क्या चाहिए, उसको माल चाहिए, प्रोडक्ट, उसको किससे लेना है, भारतीयों से लेना है। अब भारतीयों में किसान हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, अदर हो सकते हैं, तो ये डायरेक्ट लेने से अच्छा एक जो भारतीय व्यापारी है, जिसको आप दलाल भी बोल सकते हैं। दलाल का मतलब कहाँ से आया है, ये वर्ड ना नए वर्ड जो पहले के नहीं है, हमें न ये मुगल इतिहास में मिलेंगे, ना आपको पुराने प्राचीन भारत के प्रशासन में मिलेंगे। ये शब्द नए इजाद हुए कब, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये यूरोपियंस आए, तो उस समय दलाल या फिर जो व्यापारी होंगे यहाँ से मान लेके इसको देंगे, यहाँ देंगे, इन्हीं को क्या बोला गया है, दलाल, बनियान, बेनियान। देखो इंग्लिश हम लोग की टंग थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बेनियान बोल सकते हैं, किसी को बनिया बोलते हैं, तो बनिया भी बा और बा वाला, ठीक है, बा वाला ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा, मेरा सिद्धांत, ये अंदर की बात है, तुम लेट आता हो लव भाई, तो लेट आते ना, इसलिए अंदर की बात तुम्हें पता नहीं चला, इसलिए टाइम से आएगा। मेरा मिरासीदार, सुने सर, है ना, मिरासीदार ना, ये वर्ड ना मिलते नहीं है, ये एनसीईआरटी के इनपुट्स हैं, ये बात ध्यान रखना। एनसीईआरटी की चीज ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ये बुक तो स्टैंडर्ड बुक है, जिसको रेफरेंस में आपको कंसेप्ट समझते हैं, पर जब कभी भी एग्जाम सेटर जो होता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा प्रेफर करता है, तो एनसीईआरटी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो ये वर्ड ना आपको बुकों में मिलते नहीं है, तो एनसीईआरटी इसके इनपुट है, थोड़ा ध्यान से समझो। मिरासीदार, ये क्या था, मध्यकाल में दक्कन का ग्राम समुदाय, जिसको बोलते थे पंडारी, क्या बोलते थे, ग्राम समुदाय पंडारी के तीन वर्गों में से एक, है ना, मध्यकाल में, मध्यकाल का मतलब मिडिवल इंडिया, मुस्लिम आक्रमणकर्ता के समय, जिस समय दक्षिण भारत की बात हो रही, दक्कन, दक्कन यानी महाराष्ट्र वाला रीजन के आसपास आए, दक्कन के ग्राम समुदाय जो गांव वगैरह रहता है, उससे पंडारी के तीन वर्गों में से एक था। ये ऐसे भूस्वामी थे जो राज्य द्वारा नामित राजस्व दाता थे और उनकी भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि जिसकी जमीन है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसके पास जमीन है, तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी उसका वंशज हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसको बेच के किसी और को दिया जा सके।
तो वो ये अधिकार उस समय 3 वर्गों में से एक था मध्यकाल में, दक्कन के ग्राम समुदाय का, और ये ग्राम समुदाय है। ग्राम समुदाय का मतलब पर्सनल ना हो के ग्राम समुदाय मतलब गांव की जमीन। ये गांव की जमीन में मान लो कि कोई किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दे कि तुम इस गांव के संरक्षक हो, तो ये ना अब उसका बेटा उसका घर में जो आगे वंश जाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये बात करेंगे मिरासीदार को बोलेंगे मध्यकाल में दक्कन के ग्राम समुदाय पंडारी, है जिसको क्या बोला था पंडारी, जो क्या करता था वंशानुगत उसका उत्तराधिकारी होता था। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टॉपिक को देखते हैं। 18वीं शताब्दी की आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति। 18वीं शताब्दी को अंध युग या डार्क एज के तौर पर वर्णित किया गया। ठीक है, और ये भैया मीन्स का ना बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जो सिविल सर्विस वाले हैं उनको तो ध्यान से समझना है, बाकी वनडे एग्जाम्स में इतना बस आ सकता है कि आधुनिक भारत में किस शताब्दी को अंध युग या फिर डार्क एज कहा गया है। काला काला डार्क यानी कि नेगेटिव सेंस में। ठीक है, उसमें कुछ खास बोलना चाहिए कि विकास नहीं हुआ, इससे उसको देखते हैं। 18वीं शताब्दी का टाइम पीरियड कहां से समझूं मैं? 1701 से लेके 1799, ये वो टाइम पीरियड। अभी 2024 चल रहा है, बस समझ लो टाइम पीरियड में ये सेंस में समझना है। ठीक है, 1701 1707 में आप औरंगजेब की मृत्यु भी देख लो। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो रहा है, चीजें फिर सब कुछ नेगेटिव तौर पे चलना चालू हुआ भारत में। फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात अलग हो रही है, अलग अलग क्षेत्र उभर कर आ रहे हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो उस समय देखते हैं, तो अलग अलग सेक्टर देखते हैं। आर्थिक स्तर पे क्या होगा, इकोनॉमिक स्तर पर भारत की इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा, सोच के देखो। कम तो होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमने देखा कि अकाल सूखा वगैरह हो रहा है, ज्यादा एग्रीकल्चर पे काम नहीं हो पा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी नहीं बन रही है। तो पहले के जो लोग थे, आर्थिक जो ग्रामीण परिवेश था, वो ग्रामीण परिवेश डिस्टर्ब हो रहा है। ग्रामीण परिवेश में जो रोजगार है वो अच्छे हो नहीं रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा गरीबी भुखमरी कंगाली आएगी। सेकंड, यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था टाइट हो रही है। पहले मुगल्स जो थे उनका ज्यादा कंट्रोल था, लेकिन मुगल्स कमजोर हो गए, रीजनल पावर बड़े हो गए, सामंती व्यवस्था भी अलग तरह से हो गई, तो यहाँ जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्था बढ़ रही है। तो पहले जो आम जनता थी वो अपना सर्वे सर्वा या अपना सुप्रीम किसको समझती थी, मुगल को, लेकिन अब किसको समझने लगी है, जमींदारों। तो जमींदारों के पास ज्यादा पावर आ रहा है, जिससे वजह से क्या होगा, जमींदार अत्याचार ज्यादा करेंगे ग्रामीणों पर, ठीक है, किसानों पर, उद्योगपतियों पर। तो एक तरफ पावर जो मुगल्स के पास थी, आज पावर किसके हाथ में आ गई है, जमींदारों के पास। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति में एक भारी बदलाव देखा गया। ठीक, सामाजिक स्थिति में क्या फर्क आएगा, वो तो पहले से थी। यहाँ पर सामाजिक तौर पे ये बदलाव हो सकते हैं कि यहाँ पर जो समाज की व्यवस्थाएं, तो यहाँ पे धर्म के आधार पर थी, पहले मुस्लिम धर्म था, लेकिन अब अपने अपने धर्मों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा। तो पावर, जब एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब कोई सुप्रीम पावर हटती है तो छोटी छोटी पावर अपना पावर को हथियाने में लग जाती है, उसकी वजह से पूरे सामाजिक ताने बाने में भी छिन्न भिन्न होने लगेगा। ठीक है, पहले क्या थे, मुगल्स एक यूनिटी थी, लेकिन अब एक अफगान यूनिटी हो जाएगी, एक तुर्क यूनिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर काफी चेंजेस आएंगे, धर्म को लेके भी काफी चेंजेस आएंगे। पहले जो धर्म में एक सी प्रगति थी, अब वो प्रगति में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी चेंजेस आएंगे, यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग होगा तो वो उभर कर आएगा, जैसे कि देशमुख, जगत सेठ, नगर सेठ, ये व्यापारी वर्ग के तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इसका फर्क मिलेगा। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था फिर क्या करेगी, लोन वगैरह मैंने आपको बताया, लोन सिस्टम चलने लगेंगे, और लोन सिस्टम चलने की वजह से पीछे बैठ, इधर ध्यान दो, बैंक मानस, तो ये सिस्टम चलने की वजह से क्या होगा, चीजें फिर कनेक्ट नहीं होगी और ज्यादा शोषणकारी हो जाएगी। ठीक है, सांस्कृतिक बदलाव क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पे संस्कृति में बहुत बड़े तरह के बदलाव होंगे। किस तरह के बड़े बदलाव होंगे, जैसे कि भारत है, तो भारत में मुगल शासन था, तो मुगल लोग क्या करते थे कि मान लो कि पेंटर है, ठीक है, पेंटर यानी चित्र बनाने वाले, ठीक है, गायक है, डांसर है, इनको संरक्षण ये थे दरबार में, और वो उस हिसाब से चल रहे थे। लेकिन मुगल शासन का पतन होने लगेगा, अंग्रेजों के बढ़ावा होने लगेगा, और बाकी शक्तियों के छड़ने के कारण क्या होगा, ये इनका रोजगार छिनने लगेगा। मुगल सेना जो बहुत बड़ी हुआ करती थी, एकदम से अब चीजें हटेंगी, तो अब ये करेंगे क्या, खेती करेंगे। खेती में भी एक डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। जो कलाकार लोग हैं, कलाकार को आर्ट को जो संरक्षण मिला था, वो आर्ट का संरक्षण हटेगा, तो ये नेगेटिव तौर पे देखा गया।
लेकिन इसका एक पॉजिटिव सेंस भी है। जब ये जो दरबारी लोग हैं सांस्कृतिक रूप से जब मुगल दरबार छोड़कर इधर उधर जाएंगे तो पहले जो मुगल शैली थी, जो प्योरली मुगल शैली थी, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में बदलाव देखा गया था, तो ये मुगल शैली को लेके चल रहा था। लेकिन जैसे ही अपना क्षेत्र छोड़कर आइट साइड जाएंगे तो अब जिस क्षेत्र में जाएंगे उनकी शैली और उस क्षेत्र की रीजनल शैली में फर्क आ जाएगा। इसको हम पेंटिंग्स में अच्छा देख पाएंगे। जैसे कि मान लो कि राजस्थान में मुगल दरबार में किस तरह की पेंटिंग्स बनती थी, उनके में जैसे कि प्राकृतिक चीजों की ज्यादा बात की गई, राजा रानी की बात होगी, यानी कि किंग और क्वीन की बात होगी, बादशाह और क्या बोलेंगे बेगम, ठीक है, वो उसकी बात होगी। उसके बाद क्या होगा कि प्राकृतिक चीजों की, जंगल की, पहाड़ की, इस तरह की, फूल की, पत्ते की बात आएगी। लेकिन ये यदि राजस्थान तरफ में चल जाएगा तो राजस्थान की स्पेशल, वहाँ की लोकल शैली, इन दोनों का मिक्सअप होगा। फिर राजस्थानी बूंदी शैली उभर कर आएगी, है ना, मृगनैनी, ऐसे बहुत सारी। फिर पहाड़ी उत्तर में जाएगा तो पहाड़ी शैली उभर कर आएगी। संगीत के जो संगीतज्ञ थे वो जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ की लोकल संगीत और इनके में बदलाव देखा जाएगा। लेकिन ये तो पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में क्या हुआ, इनको छोड़कर अपने व्यापार को इधर उधर जाना पड़ा। हमने देखा कि पहले जो व्यापारी वर्ग था, जो उद्योगपति थे, जो सूती कपड़े व्यापार में लिप्त थे या दूसरे व्यापार में थे, अब वो क्या होने लगेंगे, कंगाल होने लगेंगे। क्यों कंगाल होने लगेंगे, क्योंकि यूरोपियंस ने क्या करना चालू कर दिया है, उन पे अत्याचार करना चालू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसको अब थोड़ा बाद में डिटेल में भी देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से भारत की जो ओवरऑल इकोनॉमी उसमें डाउन हुआ। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर साइंस का भी डाउनग्रेड हुआ है, ठीक है। साइंस में जो बढ़ावा मिल रहा था धीरे धीरे, तो उसमें डाउनग्रेड हुआ है, पर बहुत सारी जगह साइंस का डाउनग्रेड हुआ है, पर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी मिले, ठीक है। जैसे कि आपने वहां देखा होगा, उज्जैन गए हैं आप लोग? उज्जैन में आपने फेमस जगह कौन कौन सी है? एक तो महाकाल मंदिर है और समय करने वालों को ठीक है, क्या समय करने की जाती मंगलनाथ मंदिर। ये बताओ उज्जैन कितने लोग गए हैं? ट्रेस करोगे, ठीक। यहाँ पर जंतर मंतर कोई गए? एक भी नहीं गए। नाम जानते हो? जंतर मंतर में भाई वैदिक घड़ी, अभी उसको दर्जा, अभी तो वैदिक घड़ी उस पर और बनाई गई है, लेकिन सभी राजा जयसिंह जो थे उन्होंने पूरे भारत में 5 जगह पर इस तरह की घड़ी बनाई थी जो एकदम सटीक पॉइंट पर टाइम का कैलकुलेशन कर सकती थी। जो अभी हम कैलकुलेटर पे काउंट करते हैं ना, उस लेवल की प्योरली नेचुरल तौर पे। कुछ नहीं है, बिल्डिंग है, एक छोटे छोटे से चबूतरे बने हुए हैं और सनलाइट का उसमें एक्सपोजर होता है, तो वो टाइम काउंट कर लेते हैं, राशि काउंट कर लेते हैं और क्या क्या नक्षत्र हैं वो, यानी एकदम टाइम का पंचांग काउंट कर लेंगे बहुत ही माइन्यूट वे में, और ये साइंस के बिहाफ में ही हुआ, ठीक है। इस तरह की चीजें हुई, तो ये साइंस में डेवलपमेंट में डाउन तो हुआ, पर कुछ जगह देखा गया कि ये चीजों को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो ये सब हमने आज पढ़ा, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।